फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना काम स्टार्ट कर देते हैं हम। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन प्लेन। मान लीजिए, समझो थोड़ा सा कि z इक्वल टू a प्लस आई बी है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन आप समझते होंगे, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट प्लेन में, सपोज P whose कोऑर्डिनेट a, B, तो ये पॉइंट मेरा कार्टेशियन प्लेन में है। ठीक है ना। अब देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में अगर एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस प्लेन का ही नाम बदल दिया जाएगा, दूसरा नाम बोल दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन्स प्लेन, और कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन्स प्लेन और गॉसियन प्लेन ऑल्सो। तो यही मेरा जो कार्टेशियन प्लेन है उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देंगे। कार्टेशियन प्लेन में इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस जानते हैं आप। लेकिन आर्गन्स प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अब यहां देखो, यहां अभी आप समझ जाएंगे, यहां क्या है, A is real part of Z and B is imaginary part of Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का A और B रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है। अब जो x एक्सिस है इसे गॉसियन प्लेन में रियल एक्सिस बोलेंगे, और इसे इमेजिनरी एक्सिस, जो y एक्सिस है इसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। अब x एक्सिस ये छोड़ दीजिए, तो इसको कार्टेशियन प्लेन, गॉसियन प्लेन या आर्गन्स प्लेन भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जो मेरा रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस पर चलेगा और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस पर चलता है, यानी आई वाला पार्ट। ठीक है, तो अब ये क्या है, देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोट करता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन प्लेन, भाई PAB। तो इसको ही तो ये बोल देंगे, ड्रॉ करें हम इसे, मान लो ये तो आपकी रियल एक्सिस हो गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये है OP, ये थीटा होगा, ये सारी चीज बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए आप, अभी मैं इसको ना बता करके अभी ये चीज समझिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, अगर कार्टेशियन प्लेन में शो करें, जैसे PAB, ठीक है ना, PAB, तो ये शो करता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट P यहां आ जाए, तो इसमें क्या है, रियल पार्ट निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं Z माइनस A प्लस आई बी, तो ये रियल पार्ट जो निगेटिव यहां आ गया, और ये पॉजिटिव y यानी इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के, P डैश कह दें, ये होगा माइनस A, P। तो यानी अब आप समझिए, इसको तो बोलेंगे Z इक्वल टू A प्लस आई बी, तो इसी को Z कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे, जो कि होगा A प्लस आई बी, Z इक्वल टू A प्लस आई बी। समझ में आ गया। निगेटिव वाला आप देख रहे हैं, ये निगेटिव रियल एक्सिस है, तो निगेटिव रियल पार्ट होगा। जैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं ना, समझ लीजिए, तो समझो, सपोज Z इक्वल टू 2
प्लस 3i है। अब इसमें रियल पार्ट कितना है 2 और इमेजिनरी पार्ट 3, तो 2 3 पॉइंट हो गया ना। तो z जो होगा कार्टेशियन प्लेन के में रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इसमें प्लॉट कर दीजिए। तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गई? तो इसी तरह से इसमें दोनों निगेटिव निगेटिव होंगे, इसमें ये पॉजिटिव रियल और इमेजिनरी निगेटिव। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसे करें तो मेरा z ये कोई पॉइंट P है, मान लो इसे P1 कह दूं, तो ये तो हुआ 2,3। अगर ये होता -2, दूसरा -2 प्लस 3i, तो ये हो जाता -2,3। ये -2 यहाँ आ जाता, ये -2 और ये 3। इसी तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो अब पोलर फॉर्म पर हम आते हैं। तो अब मैंने बताया आपको कि यही कार्टेशियन प्लेन कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब जो x एक्सिस है कन्वर्ट हो इनटू रियल एक्सिस। क्यों? क्योंकि इस पर रियल पार्ट चलता है और इस पर इमेजिनरी y एक्सिस। अब देखो यहां कोई पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, पॉइंट दूंगा z, क्या है a,b, मतलब i हटा देते हैं तो ये हो गया। ऑर्डर्ड पेयर शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहां से देखो ओरिजिन से OZ, ये OZ होगी यानी डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। OZ क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो m हो गया और ये थीटा इज द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, और ये b हो गया, ध्यान से समझना। और ये क्या है? मॉड z। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन मॉड z, या इसी को r बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? r। तो r है मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए मॉडुलस बोला है। तो अब वैसे भी देखो r या मॉड z निकालू तो क्या हो जाएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम। तो r को बोलते हैं r या मॉड z इज कॉल्ड, ये पहले भी बता चुका हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताया था, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, या वैसे भी इस ट्रायंगल से देख लो, ये क्या बोला जाता है? पाइथागोरस थ्योरम से ये a हो गया ना a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सो इसे बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एम्पलीट्यूड। थीटा इज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आर्गुमेंट को ऐसे भी बोल देते हैं ARG ऑफ z, शॉर्ट एम्पलीट्यूड। ठीक है? थीटा होगा क्या? अब इसकी पोलर फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z को, तो देखो पोलर फॉर्म। पहले तो यहां से देखो इन ट्रायंगल MOZ, MOP कह दो बच्चों, चलो MOZ कह दो, Z अच्छा नहीं लग रहा है, P लिख दो, MOP। अभी तो ये Z बना, तो MOP क्या हो जाएगा? देखो A/R इक्वल्स टू cos थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, A इक्वल्स टू R cos थीटा हो गया, एंड B/R इक्वल्स टू sin थीटा, दैट इज B इक्वल्स टू R sin थीटा। होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा। अब यहां से देखो इसमें वैल्यू डाल दो, तो पोलर फॉर्म क्या हो गई? देखो पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म हो जाएगी z इक्वल्स टू, इस z की
ए की वैल्यू डालो कितनी है, आर कॉस थीटा, प्लस बी की वैल्यू डालो आई और आर साइन थीटा, आर टेकन आउट एज कॉमन, cos थीटा प्लस आई साइन। सो ये आपका पोलर फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई, पोलर फॉर्म। आगे भी पढ़ेंगे, इसको बोल देते हैं आर ई रेज टू दी पावर आई थीटा, ये भी पोलर फॉर्म है। थीटा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, आफ्टर सर्टेन वैल्यू उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो ढेर सारे एंगल्स होंगे, ये हो सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग कैसे होगी, क्या होगी, वो जरा समझे। पहले तो ये इसको डिवाइड कर दीजिए, यहां से इसे 1 कह दूं और इसे 2 कह दूं। तो देखो b बाई ए इक्वल टू आर साइन थीटा, यहां से देखो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई ए, आर से आर कैंसिल, टेन थीटा हो जाता है बी बाई ए। ये आपका एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड का टेंजेंट, या आगे पढ़ेंगे 12th में तो ये इनवर्स फंक्शन में लिखे दे रहा हूं, टेन इनवर्स बी बाई ए, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब इसकी वेरियस वैल्यूज होती हैं एम्पलीट्यूड की, वो कैसे कैसे होती हैं यहां से समझना, ये आपके समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लेना आप। अब देखो मैं वापस आता हूं कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। प्लीज ध्यान देना, इसके कुछ रूल है। मैं पूरा लिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, वैसे तो लिखा भी सकता हूं, लेकिन आप सोचेंगे कि क्या लिखा दिया, बड़ा हेक्टिक हो जाता है याद करना। मैं यहीं से आपको समझा दूंगा, ट्रिक से समझ जाएंगे। मान लो ये है आपका आर्गन्स प्लेन, तो ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अगर सपोज z इक्वल टू a प्लस आई भी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से समझना, तो z मेरा यहां आ गया, z कहां आ गया, अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये ऐसे समझ लो ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी इसमें क्या है, फर्स्ट में a पॉजिटिव b आल्सो पॉजिटिव, यानी ये जो थीटा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्लियर। सो थीटा लाइज, यहां लिख दो, मींस थीटा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, इसके बीच में लाई करेगा और स्टैंडर्ड वैल्यू हो सकती है कोई भी। अगर मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ जाता है z यहां, इसका मतलब जो z होगा वो माइनस a और b फॉर्मेट पर होगा, ये a b है, यानी ये थीटा किस में लाई कर रहा है, इन सेकंड केस इफ a नेगेटिव b पॉजिटिव मींस थीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में होगा, π/2 to π। ध्यान से समझना, सीधा सीधा थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो भी। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट में मैं दिखाऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहां है सपोज, तो यहां दोनों ही निगेटिव होंगे, तो थर्ड में a नेगेटिव b आल्सो नेगेटिव, सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, π to 3π/2, चलो π to 3π/2।
अब देखो थीटा आपका यहां से यहां तक आ गया और ऐसे ये आ रहा है थीटा, यहां थीटा अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे ध्यान से समझना यार, एक चीज नहीं आ रही है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट नोट कर लेना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट of complex number z. Principal argument if theta lying between inequality minus pi to plus pi, थीटा की डिफरेंट वैल्यू माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करेगा, तो जो आएगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट की वैल्यू माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कब जरूरत पड़ती है, कब रिक्वायरमेंट होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की? रिक्वायरमेंट कब होती है? जब व्हेन वी नीड, या लिख दूं व्हेन वी नीड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कब? इसे लिख देते हैं कैपिटल ARG ऑब्जेक्ट, वहां स्मॉल था और कुछ नहीं है। जब कब जरूरत होती है? कब? जब when theta is more than पाई, जब थीटा की वैल्यू पाई से बड़ी हो, ये जो थीटा आ रहा है इस थीटा की वैल्यू, और मान लो मेरा थीटा यहां निकल के यहां आ गया तो क्लियरली पाई से ज्यादा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जरूरत होगी। सो व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट? सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्लीज ध्यान देना, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा इस थर्ड पॉइंट में, यहां हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि थीटा मोर देन पाई है, क्लियरली थीटा मोर देन पाई। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल, वो वहां लिख रहा था और यहां लिख दे रहा हूं, आर्गुमेंट, ये ARG या एम्पलीट्यूड क्या होगा? सबट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम थीटा, ये होगा थीटा माइनस 2 पाई। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा? थीटा माइनस 2 पाई, जो भी है। अब थीटा की वैल्यू जितनी भी आई है उससे 2 पाई माइनस कर दीजिए, दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर हो गई बात? सेम चीज यहां है, अगर ये यहां जेड आ जाता है, इसमें A पॉजिटिव B निगेटिव, तो यहां भी अब देखो ये एंगल आ गया, मोर देन पाई तो है ही है, तो फोर्थ केस में भी बच्चों ये लिख देंगे, फोर्थ केस में भी लिख देंगे, जो भी थीटा होगा माइनस 2 पाई होगा, थीटा होगा वो कितना होगा? मान लो यहां कितना आ रहा है, मान लो थीटा की वैल्यू, इससे वैसे ही समझा रहा हूं आपको, सपोज किसी भी तरह से ये आप नोट कर लेना, इतना, ये कब जरूरत होती है? ये अब मान लीजिए थीटा की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं थीटा की वैल्यू आपकी सपोज 30 डिग्री आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही आर्गुमेंट हो गया। अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ रही है तब भी ये आर्गुमेंट हो गया, बट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 210 आ गई, क्लियरली विच इज ग्रेटर देन 180 है कि नहीं? 210 थीटा की वैल्यू आई है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा? इस केस के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जरूरत होगी, तो इसे लिख दूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? 200 माइनस 2 पाई, दैट मीन्स 360, विच इज इक्वल टू
0 और 5 और 1 -150 होगी। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा ऐसे लाई करेगा, ऐसे निगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात? ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। मान लो अगर इसमें आता 210 प्लस 30 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? तो भी आ जाएगा। या 270 प्लस 30 300 कर दूं, मान लो थीटा की वैल्यू फोर्थ केस 300 आ गई। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, क्योंकि ये भी 180 से बड़ा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा? 300 माइनस 360 विच इज इक्वल टू -60 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना? ये समझ में आ गया? तो ये आप कर सकते हैं। फोर्थ थर्ड केस के लिए सेम है, फोर्थ केस के लिए सेम, फोर्थ केस के लिए ले लो ए पॉजिटिव बी निगेटिव देन एंड थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 to 2π। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऐसे आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये तो ये हो जाएगा थीटा -2π। आई होप ये आप समझ गए होंगे। एक रिकैप और इसका करे दे रहा हूं आपको, जल्दी से ये नोट कर लेना आप पिछली, फिर समझा दूं। जो बहुत काम की चीज बताई है मैंने, इसको किस तरह से आप करेंगे आप जानो। मैं जितना कोशिश होगा कोई रियल और इमेजिनरी। देखो अगर मेरा जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू वही आएगी जो कि स्टैंडर्ड टेबल से आ गई, और अगर जेड मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू वही होगी। बट जेड मेरा इसमें आ रहा है थर्ड में और फोर्थ में, जेड यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो इधर से ले लो, यूं करके इधर से क्या होगी? देखो यहां तो होगी -थीटा और यहां होगी थीटा -π। क्या होगी? थीटा -π। और यहां होगी यहां पाई -थीटा और यहां थीटा ही होगी। ये आर्गुमेंट इतना होगा। ये एग्जाम्पल से अच्छे से आप समझ लेंगे। ये क्लियर होगी बात? नहीं होगी? ठीक है, आगे देखो इसके क्वेश्चंस। एक चीज और बताऊंगा, स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। लेकिन पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, है ना? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहे, नहीं तो मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन ले सकता था। देखो ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 है। इसमें फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे पहला ही है z = -1 -√3i, 1 है, 5.2 है एक्सरसाइज, z = -1 -√3i। इसमें आर्गुमेंट और मॉडुलस पूछा है। तो देखो सबसे पहले जैसे मैंने बताया z = a + ib है, तो a आप क्या लिखते थे? r cos थीटा, और b लिखते थे r sin थीटा। ठीक है? ये देखो जो चीज मैंने अभी उससे बताई थी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है। सीबीएसई में आप बोर्ड में करेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलना पड़ता है। तो a यहां कंपेयर करो, a = कितना है? -1, b = है -√3, तो -1 = होगा r cos थीटा एंड -√3 होगा r sin थीटा। तो सबसे पहले r निकालने के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो देखो ये होगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, ये इक्वल टू -1² प्लस -√3², 1 + 3 which is r² taken out as common cos² थीटा प्लस sin² थीटा
दिस इज इक्वल टू 1, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब मॉड्यूलस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। तो इसका मॉड्यूलस तो कितना आ गया आर। अब देखिए ये आर की वैल्यू यहां डाल दो, सो देखो -1 इक्वल टू 2 cos थीटा हो गया, इसका मतलब हो गया cos थीटा इक्वल टू -1/2 एंड -√3 इक्वल टू हो गया 2 sin थीटा इंप्लाइज sin थीटा इक्वल टू -√3/2। प्लीज ध्यान देना यहां पर। अब देखो cos थीटा की वैल्यू cos थीटा की निगेटिव है और sin थीटा की निगेटिव है। वैसे भी देख लो आप, मेरा a और b दोनों निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहां से देख लो आप थीटा के अकॉर्डिंग cos थीटा निगेटिव sin थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। यहां आपके लिए लिख दूं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो होगा, थीटा निगेटिव है भाई, a निगेटिव cos थीटा निगेटिव sin थीटा निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों चीज निगेटिव होती हैं। z आपका यहां लाई करेगा, z लाई करेगा। अब क्या करना है ध्यान से समझना, ये बी केयरफुल हियर। थीटा की वैल्यू यहां ये cos थीटा इक्वल टू कितना है, देखो cos थीटा इक्वल टू -12 है। पहले तो देखो 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, आप माइनस माइनस दोनों के भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। और ये sin थीटा है, जगह नहीं थी इसलिए दोबारा से लिख रहा हूं यहां, ध्यान से समझना। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब cos π/3 हो, यानी थीटा कितना हो π/3। और यहां भी यानी कि cos π/3, और यहां भी sin √3/2 π/3। इन बोथ केसेस थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/3। प्लीज ध्यान देना, दोनों में π/3। अब ध्यान से समझना, इसमें π/3 हो रहा है, ये मत लिखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, थीटा दो जगह नहीं लिखना। बट आप यहां देखो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो अब ये देखो cos थीटा π/3 होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या पाई में ऐड करना पड़ेगा cos पाई प्लस π/3, दोनों में देखो थीटा भी यही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, फ्रॉम दीस टू थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/3। अरे अलग से समझ लो, cos पाई प्लस π/3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ। cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ये हो गया माइनस cos π/3 की वैल्यू 1/2 हो गई नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2। समझ में आया नहीं आया। ऐसे ही इसका करेंगे, sin पाई प्लस π/3 क्या होता है माइनस sin π/3, और π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो -√3/2 हो गई ना। इन सब की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू -1/2 आ गई ये, और इसकी वैल्यू इस तरह से कर लेते हैं। तो थीटा, क्या ये मत लिखो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे मत लिखिए, पहले आप माइंड में सोच लो, इग्नोर करके माइनस इग्नोर कर दो दोनों में यूं करके। और यहां देख लो थीटा की वैल्यू कितनी, अल्फा मान लो थोड़ी देर के लिए, अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है π/3। अब क्योंकि ये निगेटिव है दोनों, इसका मतलब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पाई में अल्फा ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा कर दूं, पाई प्लस अल्फा, दैट मींस थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/3। क्लियरली ये थीटा ग्रेटर देन पाई है कि नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/3 मोर देन पाई है, तो वी नीड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो। थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3/4 π/3 ग्रेटर देन पाई। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो गया, यहां लिख रहा हूं। उसके बाद इसके बाद यहां आ जाएंगे, देख लेना। सो प्रिंसिपल
आर्गुमेंट, तो ये हो जाएगा कैपिटल ARG। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो जो थीटा आया है, थीटा माइनस मैंने बताया 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई। अब ध्यान से मैंने बताया था दूसरे में पाई क्या बताया था? यहाँ थीटा माइनस पाई बताया था ना। अभी जो सेकंड वाला फिगर लिया था मैंने उसमें बताया था, जैसे यहाँ कोई बात नहीं, टाइम इसमें थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ है तो पाई माइनस थीटा होगा। यहाँ ये कंपटीशन एग्जाम के लिए है, यहाँ थीटा माइनस पाई होगा और यहाँ माइनस थीटा होगा। बस ये कैसे आया? देखो थीटा माइनस 2 पाई है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ? ये है, ये डालूं है तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई। अब देखो 2 पाई में से पाई माइनस गया तो क्या हो गया? पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, ओ सॉरी माइनस पाई। अब देखो हो गया ना, थीटा तो ये हो गया और माइनस पाई ऐसे। तो मैंने कहा कि जब आर्गुमेंट की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मोर देन पाई है तो थीटा माइनस 2 पाई होगा। और ये कितना हो गया? सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो गया? माइनस 2 पाई बाई 3। कितना हो गया? 2 पाई बाई 3। दिस इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो थीटा है वो कितना आया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये आया। क्लियर हो गया? तो देखो पोलर फॉर्म कितनी हो गई? पोलर फॉर्म क्या होगी? पोलर फॉर्म, देयरफॉर पोलर फॉर्म ये z इक्वल टू r लिखो। पोलर फॉर्म यही तो होती है, मैंने लिखाई थी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखो z इक्वल टू r की वैल्यू डालो 2 और cos, ये थीटा मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। यहाँ पर इस थीटा को मत समझ लेना बच्चों, ये वाला थीटा तो आ गया, ये वाला, ये वाला एक्चुअली इस थीटा को मत समझ लेना, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला जो यहां निकल के आता है समझ लेना। या तो मैं अल्फा करके चेंज कर दूं, समझ जाएंगे ना? नहीं हो तो डाउट क्लियर कर लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आएगी माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई। इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने दो चीज एक साथ बताई है, इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इसका सेकंड आप करने की कोशिश करना। ये कह रहा है दूसरे में, पहले में इसमें पोलर फॉर्म नहीं पूछ रहा था, मैंने पोलर फॉर्म भी बता दी। पहले में तो केवल आर्गुमेंट और मॉडुलस पूछा है, आर और थीटा ओनली। लेकिन इसमें पोलर फॉर्म पूछ रहा है 2 से लेके आगे तक 3 से। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो -1 प्लस आई या √3 प्लस आई, चलो ये ले लूं। फोर्थ क्वेश्चन z इक्वल टू -1 प्लस आई। अब यहां से देखो, ज्यादा कुछ नहीं, a इक्वल टू -1 है, ये ध्यान रखना। -1 इक्वल टू लिखा जाएगा r cos थीटा, बिकॉज a इक्वल टू r cos थीटा लिया जाता है और b इक्वल टू r sin थीटा। मैंने वीडियो में देख लेना रिमाइंड करके। और यहाँ b है +1, तो +1 इक्वल टू r sin थीटा। यहां से बच्चों स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पोलर फॉर्म आपकी ये होती है, ध्यान रखना। अभी बताइए पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मुझे r और थीटा की वैल्यू चाहिए, यहां डाल दूंगा, यही पोलर फॉर्म है, ये गॉसियन फॉर्म है।
तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 + 1 = r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1, सो r √2 हो गया, ये r आ गया, बस थीटा की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करेंगे आप, ये r की वैल्यू यहां पुट कर दो, सो cos ये कितना √2 cos थीटा = -1 और √2 sin थीटा = +1, यहां से cos थीटा हो जाएगा -1/√2 और यहां से sin थीटा = 1/√2। क्लियरली यहां थीटा निगेटिव है और cos थीटा निगेटिव, ये निगेटिव और sin थीटा पॉजिटिव। अब बताइए cos थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, और sin थीटा पॉजिटिव सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट लूंगा। cos थीटा निगेटिव थर्ड में भी होता है, बट sin थीटा भी निगेटिव होता है, ऐसा आपको देखना है ये दोनों किस क्वाड्रेंट में मैच कर रहे हैं। तो थीटा लाई करेगा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब आपको देखना है निगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, तो थीटा = कितना हो जाएगा यहां, थीटा देखो 1/√2 cos में कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, लेकिन निगेटिव लाना है तो देखो निगेटिव लाने के लिए इसमें आ रहा है तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा, मैंने बताया था पाई माइनस थीटा, इसमें होता है पाई माइनस थीटा, तो थीटा कितना है 1/√2, तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस π/4, चाहे यहां से कर दो एक ही बात आएगी, दिस इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है ना। प्रिंसिपल यही आर्गुमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड थीटा कितना हो गया, ये क्लियर हो गया ना, ये वैल्यू यहां डाल दो, सो पोलर फॉर्म हो गई यार √2 cos 3π/4 I sin 3π/4। बच्चों एक चीज और बता दूं, इसमें ये मेरी गॉसियन फॉर्म है, तो ये पोलर फॉर्म है। आपको अगर डाउट हो कि कहीं मैंने ये गलत किया है तो आप क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाना चाहिए, मींस cos 3π/4 की वैल्यू लिखो, देखो बता रहा हूं आंसर चेक करने के लिए, ये तो √2 है, ये cos 3π/4 की वैल्यू होगी, देखो cos π माइनस π/4 लिख दिया इसे, प्लस I sin π माइनस π/4, ठीक है, ध्यान से समझना, √2 cos π माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा माइनस cos π/4, प्लस I sin π माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, तो I sin π/4। अब वैल्यू डाल दो, √2 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 I, √2 एलसीएम लेके ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस I नहीं हो गया, इसका मतलब आपका सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं, क्लियर होगी बात। अब तो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें तो समझाना पड़ा था पहले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, इसलिए बड़ा हुआ था। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन जो कि सिंपल हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। जैसे कि कोई रियल नंबर दिया है, 4 में लिखा दे रहा हूं, इन्हें याद करना काम की चीज है। ओके, आई देखिए, अगर z आपका +1 है तो इसकी पोलर फॉर्म डायरेक्ट लिख दें, इसे देखो लिखूंगा z को 1 + 0 लिख सकता हूं और I लिख सकता हूं यहां। अब ये देखो, ये पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस I sin थीटा, है ना। अब देखो यहां 1 हो जाएगा, वो तो है ही है। अब देखो 1 cos में कितने की वैल्यू है, देखो 1 cos में कितने की वैल्यू है, 0 की, यहां लिख दो cos 0 प्लस I, अब 0 साइन में कितने की वैल्यू है, वो भी 0 की, तो साइन 0, ये पोलर फॉर्म हो गई। इसे सॉल्व करके 1 आएगा। ध्यान रखना, ये जो एंगल है आर्गुमेंट सेम आना चाहिए, ये नहीं अलग अलग कर दो। अब z = -1 है, तो अब इसे लिखूंगा, देखो -1 + 0i
इसके लिए अलग लिख दो, -1 प्लस 0i। अब देखो cos -1 किसकी वैल्यू होती है? -1 cos पाई की वैल्यू नहीं होती है, cos पाई लिख दिया और प्लस i साइन। अब 0 साइन में वैल्यू बताइए 0 की होती है, लेकिन मैंने कहा एंगल सेम होना चाहिए, तो साइन पाई की भी वैल्यू तो 0 होती है। यस, यू कैन पुट हियर साइन पाई। ये हो गया, बहुत काम की चीज है ये। z इक्वल टू सपोज i है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर लिखा है केवल, तो इसे मैं लिख सकता हूं z इक्वल टू 0 प्लस i यानी कि 1। अब देखो 0 cos में कितने की वैल्यू होती है? π/2 की, cos π/2 की होती है, प्लस i साइन और 1 साइन में π/2। ओके, ये हो गया, सॉल्व करोगे ये आ गया। z इक्वल टू -i ले लूं तो ये हो जाएगा, z कैसे आ रहा है वो समझाता जा रहा हूं। ये इसे लिख दो 0 प्लस -1 इंटू आई। अब देखो 0 cos में कितने की वैल्यू है भाई? π/2 की तो होती है, चलो लिख दो, एक बार गलती, π/2 लिख दिया। अब देखो -1 साइन में कितने की वैल्यू होती है? -1 होती है 3π/2 की, है ना, 3π/2 की, लेकिन यहाँ तो π/2 है, तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसी का हो। तो देखो cos π/2 की वैल्यू तो होती है कितनी? 0, लेकिन cos -π/2 की वैल्यू भी तो 0 ही होगी। और यहां लिख दीजिए प्लस i साइन -π/2। साइन -π/2 की वैल्यू -1 नहीं होगी क्या? तो ये हो जाएगा 0 -i। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फालतू में क्यों करा रहे हैं? दिमाग खराब हो रहा है? ऐसा नहीं है, दिमाग खराब नहीं हो रहा है, सही करना है आपका। अगर मैं आपसे कहूं राइट डाउन द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 5, क्या इस तरह से करेंगे जो अभी पहले मेथड बताया था? टेक जैसे 5 प्लस 0i ऐसे लेंगे, रियल पार्ट 5 है, इसे लिख दो r cos थीटा, वो ऐसे भी जाएगा, और 0 इक्वल टू r sin थीटा, वो ऐसे भी जाएगा, लेकिन मैं सॉर्ट ऑफ बता रहा हूं इनका यूज। तो देखो इस 5 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 z, 5 और 1 की पोलर फॉर्म लिख दीजिए cos 0 प्लस i sin 0। यहां r तो हो गया 5 और थीटा हो गया 0, यहां r सभी में 1 है, यहां इंटू 1, ये सब का मॉडुलस 1 है, देख लेना। ऐसे ही -3i है, मान लो z इक्वल टू -3i है, या 3i प्लस ऐसे ले लूं। अब क्या करूंगा? 3 तो ये हो गया, i की पोलर फॉर्म यहां से लिख दो अगर याद है तो, cos π/2 प्लस i sin π/2, cos π/2 प्लस i sin π/2। ओके, हो गया। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं 5.2 एक्सरसाइज के। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन, मैंने सारे बता दिए। देखो ये 8th क्वेश्चन ये बता दिया है, और -3 6th क्वेश्चन बता दिया इस टाइप से कर लेना। ये 4th बता ही दिया है, 5th आप 4th की तरह से कर लेना, और 3rd की तरह 3rd भी बता दिया है, 3rd 4th बता दिया है, 5th 3rd 4th की तरह कर लेना, 8th बता दिया, 7 √3 वाला कर लेना। ओके, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। लेकिन अगले वीडियो में लूंगा मैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।